आज की क्लास में स्टडी करेंगे भाई हम 12th क्लास केमिस्ट्री फिज़िकल केमिस्ट्री का चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स में हम क्या स्टडी करेंगे भाई, तो केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम केमिकल रिएक्शंस के रेट के बारे में और वो फैक्टर्स जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं और इसी तरह से मैकेनिज़्म, किस मैकेनिज़्म से रिएक्शन हमारी आगे प्रोसीड करती है, ये सब हम जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं उसको केमिकल काइनेटिक्स कहेंगे। तो मेन हम इस चैप्टर में क्या देखने वाले भाई, हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। एक तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट्स ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे और मैकेनिज्म बाय विच रिएक्शंस प्रोसीड, ये सब इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। टाइप्स ऑफ रिएक्शन की अगर बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास 3 तरह की रिएक्शन होती है भाई। एक को बोलते हैं वेरी फास्ट रिएक्शन जो विद इन सेकेंड्स या विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स हमारी हो जाती है। सेकेंड होती है हमारी मॉडरेट रिएक्शन जो ना तो एक्सट्रीमली फास्ट होती है और ना ही एक्सट्रीमली स्लो होती है। थर्ड होती है वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी स्लो का मतलब जो हमारी डेज, वीक्स या इवन मंथ्स में कंप्लीट होती है, ऐसी रिएक्शन को वेरी स्लो रिएक्शन कहा जाता है। जैसे एग्जांपल की हम बात करें तो कंबशन रिएक्शन हमारी एक्सट्रीमली फास्ट रिएक्शन होती है, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंबशन हमारा हो जाता है। रस्टिंग, जैसे किसी मेटल के ऊपर, आयरन के ऊपर रस्टिंग लगती है भाई, तो उसको अगर आप क्या करें एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ दें तो उसमें रस्ट लगने में कई बार वीक्स भी लग सकते हैं, मंथ भी लग सकते हैं, इवन ईयर्स भी लग सकते हैं। तो ये वेरी स्लो रिएक्शन की कैटेगरी में आती है। और थर्ड रिएक्शन हमारी होती है मॉडरेट रिएक्शन। तो मॉडरेट रिएक्शन ना तो एक्सट्रीमली स्लो होंगी भाई और ना ही एक्सट्रीमली फास्ट होंगी। जैसे फोटोसिंथेसिस रिएक्शन की बात करें तो हमें पता है सनलाइट की प्रेजेंस में जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं जिनमें क्लोरोफिल होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करके क्या बनाते हैं भाई, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गैस बनाते हैं। तो ये रिएक्शन हमारी दिन भर होती रहती है ग्रीन प्लांट्स में इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ये रिएक्शन मॉडरेट रिएक्शन की कैटेगरी में आती है। तो इस चैप्टर में केमिकल काइनेटिक्स में मेन जो हम स्टडी करेंगे वो मॉडरेट रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे भाई। उन्हीं के रेट के बारे में हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे। हमें स्लो रिएक्शन से या एक्सट्रीमली फास्ट रिएक्शन से इस चैप्टर में कोई कंसर्न नहीं है भाई। तो सपोज़ हमने कहा हमारे एग्जाम्पल के लिए कि ये कोई रिएक्शन है, तो ए हमारे पास रिएक्टेंट है और पी क्या है, प्रोडक्ट है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट किस तरह से डिफाइन करेंगे भाई, इसको डिफाइन किया जाता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम। और यहाँ पे नेगेटिव साइन इसलिए लिया जाता है, यहाँ पर नेगेटिव साइन इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें पता है जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो टाइम के साथ साथ डिक्रीज़ करेगी। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट धीरे धीरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं आप इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम 2 सेकेंड हमारी कितनी है, यहाँ पर 100 मोल पर लीटर है। और एट टाइम t इज इक्वल टू 7 सेकेंड कॉन्सेंट्रेशन हमारी कितनी होगी रिएक्टेंट की भाई, 30 मोल पर लीटर हो गई। क्यों डिक्रीज़ हो गई है? क्योंकि हमारा टाइम के साथ साथ प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता रहेगा। तो क्योंकि हमारी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती है इसलिए यहाँ पे साइन माइनस लिया जाता है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज पॉजिटिव लिया जाता है। आप ध्यान रखेंगे भाई, रेट ऑफ रिएक्शन इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए यहाँ पर ये नेगेटिव साइन लिया जाता है, क्योंकि जब हम चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेंगे तो क्या कहेंगे, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो उसमें ये यहाँ पे माइनस आएगा, इस माइनस को प्लस करने के लिए माइनस साइन यहाँ पर लगाया जाता है। तो जैसे यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है भाई कि हमारे पास जो रेट है हमें पता करना है। तो रेट कितना हो जाएगा, माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे क्या कहेंगे हम, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ध्यान देंगे भाई, A2 का मतलब फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, A1 का मतलब इनिशियल। ये स्क्वायर ब्रैकेट कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए लगाया जाता है। ये हम ध्यान रखेंगे भाई, 11वीं क्लास में हम ये सीख चुके हैं। और यहाँ पे डिनोमिनेटर में लेंगे हम चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम का मतलब फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो यहाँ पे वैल्यूज़ अगर हम सब्सटीट्यूट करें तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास कितनी है भाई, यहाँ पर ये 30 मोल पर लीटर है। और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A1 कितनी हमारे पास, 100 मोल पर लीटर है। तो यहाँ पे हमें ये दिखाई दे रहा है। और टाइम कितना है भाई, T2 7 सेकेंड है यहाँ पर, और T1 कितना है, ये 2 सेकेंड है। तो ये आ जाएगा हमारे पास -70 आएगा भाई। ये कितना आएगा, -70। तो देखो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती है तो ये नेगेटिव में आएगा। इस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए ही ये माइनस साइन यहाँ पे यूज़ किया जाता है भाई। तो ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो अब रेट हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि रेट या स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या होती है, पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। तो अब हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे यहाँ पर आंसर आ जाएगा ये। तो ये आंसर हमारे पास आ गया भाई। और यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट देखते हैं।
तो देखो ऊपर हमारे पास न्यूमरेटर में क्या है भाई, रेट, ये है कॉन्सेंट्रेशन है, और डिनोमिनेटर में क्या है, टाइम है। तो कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर। तो जो रेट की यूनिट हो जाएगी, क्योंकि रेट हमने क्या कहा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम, ये हमारे पास फॉर्मूला है रेट ऑफ रिएक्शन का इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट। अब ये न्यूमरेटर में हमने लिए यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर, और टाइम की यूनिट क्या होती है यहाँ पे, ये टाइम सेकंड में भी हो सकता है, मिनट में भी हो सकता है, तो इसको टाइम लिख देते हैं यहाँ पर। तो यूनिट क्या बनी हमारे पास, रेट की यूनिट बनी मोल पर लीटर, और टाइम इन्वर्स। अब टाइम में जो भी होगा, सेकंड होगा तो सेकंड इन्वर्स हो जाएगा, मिनट होगा तो मिनट इन्वर्स, आवर होगा तो आवर इन्वर्स हो जाएगा, जो भी टाइम की यूनिट रहेगी। तो ये रेट की हमारे पास यूनिट हो गई। तो ध्यान रखेंगे जब भी रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट हम पता करेंगे तो साइन कैसा लेंगे, यहाँ पर नेगेटिव साइन लिया जाएगा। क्यों लिया जाता है, रेट को पॉजिटिव बनाने के लिए, क्योंकि विद टाइम कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट हमारी डिक्रीज होती है। इसी तरह से अब हम देख रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट। तो इस बार हम इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ भी वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम। लेकिन ध्यान देंगे भाई कि टाइम के साथ साथ हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ करती है, क्योंकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो रिएक्टेंट तो हमारा डिक्रीज़ करेगा, लेकिन प्रोडक्ट हमारा बढ़ेगा। तो इनिशियली हमारे पास कितना था भाई, एट टाइम हमने कहा, एट टाइम T1 = 10 सेकेंड हमारे पास 20 मोल पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन थी प्रोडक्ट की, और कुछ टाइम के बाद 20 सेकेंड पे जब हमने देखा तो हमारी कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी प्रोडक्ट की, 80 मोल पर लीटर। तो ये इंक्रीज़ कर रही है। तो यहाँ पे हम रखेंगे जब फार्मूला, तो रेट कितना हो जाएगा, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन P2 माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। वैल्यूज पुट करेंगे तो P2 हमारे पास कितना है भाई, ये P2 है 80 फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, और इनिशियल कितनी थी हमारे पास 20 थी, तो यहाँ पे 20 रखेंगे। टाइम फाइनल हमारे पास कितना था 20 सेकेंड, तो यहाँ पे 20 रख देंगे। इनिशियल कितना था 10, तो यहाँ पे इनिशियल टाइम रख देंगे भाई। तो सॉल्व करने के बाद हमारा इतना आएगा, यूनिट वही रहेगी इसकी, मोल पर लीटर पर सेकंड, क्योंकि टाइम यहाँ पे आपको सेकंड में दे रखा है। तो इस तरह से हम प्रोडक्ट की टर्म में भी रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं, और रिएक्टेंट की टर्म में भी कॉन्सेंट्रेशन वो रेट ऑफ रिएक्शन को पता किया जा सकता है भाई। इसके बाद हम देखेंगे कि जो ग्राफ है हमारा, ग्राफ किस तरह से आएगा रिएक्टेंट की टर्म में, और इसी तरह से प्रोडक्ट की टर्म में ग्राफ हमारा किस तरह से आएगा। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। तो वाई एक्सिस पे लिया हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और इधर ले रहे हैं टाइम। तो ये रिएक्टेंट की टर्म में ले रहे हैं, ये ध्यान रखेंगे भाई। तो हमें पता है टाइम के साथ साथ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी। तो ये ग्राफ क्या शो कर रहा है कि जैसे जैसे टाइम आपका इधर इंक्रीज़ करेगा तो कॉन्सेंट्रेशन हमारी क्या करेगी प्रोडक्ट की, वो डिक्रीज़ करती जाएगी। अब इसमें सपोज़ हम दो टाइम ले लें भाई। एक टाइम को हमने क्या कहा यहाँ पे T1 कहा, ये टाइम हमारे पास कितना है T1 पे अगर हमें कॉन्सेंट्रेशन देखनी है तो यहाँ से क्या करेंगे, हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ग्राफ पर, और वाई एक्सिस पे क्या मिलेगी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगी। सपोज़ ये कॉन्सेंट्रेशन कितनी है T1 टाइम पर, इसे क्या कहा हमने A1 कहा, तो ये हमारी कॉन्सेंट्रेशन है A1 T1 टाइम पर। इसी तरह से जब हम आगे चले तो कुछ टाइम के बाद आफ्टर टाइम T, ये T2 टाइम हो गया, इस टाइम पर हम देखना चाहते हैं कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। तो यहाँ से फिर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस टाइम के कॉरस्पॉन्डिंग ऑन द वाई एक्सिस। तो ये कॉन्सेंट्रेशन हमारी क्या कहलाएगी, इसे हम फाइनल T2 टाइम पर कहेंगे तो ये A2 कहलाएगी। तो ये कॉन्सेंट्रेशन है हमारी A2। तो T1 टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन A1 है, और T2 टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन कितनी है हमारी A2 है भाई। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब हमें निकलना है रेट ऑफ रिएक्शन। तो हमें पता है रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है भाई, रेट ऑफ रिएक्शन होता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। तो ये हो जाएगा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि रिएक्टेंट की टर्म में बात कर रहे हैं अपॉन चेंज इन टाइम, और माइनस का साइन लेंगे क्योंकि रिएक्टेंट की टर्म में ले रहे हैं। और ये हो जाएगा हमारे पास फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम भी क्या होगा हमारा T2 माइनस T1 हो जाएगा भाई। और साइन कैसे लेंगे यहाँ पर माइनस, क्योंकि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ साथ डिक्रीज़ करती है। तो यहाँ पे साइन
माइनस लिया जाएगा रेट को पॉजिटिव बनाने के लिए। तो ये हमारा क्या लाएगा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। जहाँ पे हमारा टाइम इंटरवल लार्ज होगा तो इसको कहेंगे हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। और किसकी टर्म में बात कर रहे हैं अभी हम, रिएक्टेंट की टर्म में बात कर रहे हैं भाई। तो इस तरह से ग्राफ इसका प्लॉट किया जा सकता है। लेकिन अगर आपको किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे लेना है तो ये टाइम इंटरवल इसको क्या करते जाएंगे, आप छोटा करते जाएंगे। तो इसका छोटा करते 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 कि एक पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे अगर आपको निकालना है रेट, फॉर एग्जांपल मुझे इस पर्टिकुलर टाइम, यहाँ पर ये टाइम है कितना टी, ये टी टाइम है, और इस पर्टिकुलर टाइम पर मुझे क्या निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो मैं क्या यहाँ से क्या करूँगा, एक ग्राफ, एक ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा मैं इस ग्राफ पर, और इस पॉइंट पर, इस टाइम टी के कॉरस्पॉन्डिंग जो ये पॉइंट मिला ग्राफ पर, मुझे इस पॉइंट पर क्या करूँगा, एक टेंजेंट ड्रॉ करूँगा, और उस टेंजेंट का जो स्लोप आएगा वही क्या देगा मुझे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन दूंगा। तो इस पॉइंट पर क्या करूँगा, मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूँगा भाई, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो ये टेंजेंट आपने ड्रॉ की है, इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो स्लोप ही क्या देगा मुझे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन देगा। यानी कि इस पर्टिकुलर टाइम पर अगर रेट निकालता हूँ तो उसको क्या कहूँगा मैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे जो मुझे स्लोप होगा इस टेंजेंट का, तो ये स्लोप क्या देगा आपको, इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट देगा, जिसको हम कहाँ से डिनोट करते हैं भाई, आर इन से डिनोट करते हैं, आर इंस्टेंटेनियस से डिनोट कर सकते हैं। तो आर इंस्टेंटेनियस कितना हो जाएगा, टाइम इंटरवल स्मॉल है, कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होगी, स्मॉल होगी, कॉन्सेंट्रेशन में चेंज भी, तो इसको डेल्टा की जगह हम डी से डिनोट करेंगे। तो माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम, इसको हम इस तरह से डिनोट करेंगे भाई। स्मॉल चेंज है तो स्मॉल टाइम इंटरवल को डी से डिनोट करेंगे, और स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन को डी ए से चेंज करेंगे। तो ये हमारा इंस्टेंटेनियस। ध्यान रखेंगे कि अगर किसी पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पर, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर आपको इंस्टेंटेनियस रेट चाहिए, तो आप उस पॉइंट पर क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, उस टेंजेंट का जो स्लोप आएगा वही आपको क्या देगा, इंस्टेंटेनियस रेट। और ये स्लोप हमारा कैसा आना भाई, नेगेटिव आने वाला है, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है जो ये टेंजेंट है, इस टेंजेंट का जो यहाँ पे एंगल बनेगा ये ग्रेटर देन 90 डिग्री बनेगा। और अगर टेन थीटा हमारा, क्योंकि स्लोप एम कितना होता है, टेन थीटा होता है, और टेन थीटा की वैल्यू अगर हमारा थीटा ग्रेटर देन 90 है तो स्लोप कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ध्यान देंगे स्लोप कैसा होने वाला हमारा, नेगेटिव स्लोप होने वाला है। तो ये नेगेटिव स्लोप क्या देगा हमें, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन देगा भाई। तो इंस्टेंटेनियस रेट को आप इस तरह से लिखेंगे और एवरेज रेट को इस तरह से लिखेंगे। ये एवरेज रेट लिखने का तरीका है, ये एवरेज रेट है। और अगर इंस्टेंटेनियस रेट आपको लिखना है तो आर इंस्टेंटेनियस में आप लिखेंगे माइनस डी ए बाई डी टी, ये इंस्टेंटेनियस रेट लिखने का तरीका है। तो इस तरह से हम रिएक्टेंट की टर्म में बात कर रहे हैं ग्राफ की। इसी तरह से अगर हम प्रोडक्ट के लिए ग्राफ प्लॉट करें तो हमें पता है टाइम के साथ साथ जो कॉन्सेंट्रेशन है प्रोडक्ट है वो क्या करेगी, हमारी इंक्रीज़ करेगी। तो ये ग्राफ शो कर रहा है कि जैसे जैसे एक्स एक्सिस पे क्या लिया, इस बार हमने टाइम लिया है, और वाई एक्सिस पे इस बार ले रहे हैं हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे जो लेंगे हम वाई एक्सिस पर, ये लेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो टाइम के साथ साथ इस बार क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हमारी क्या करेगी भाई, इंक्रीज़ करेगी। तो पहले की तरह अगर यहाँ पर भी हम क्या करें, टाइम कंसीडर करें, मान लिया कोई इनिशियल टाइम हमारे पास ये t1 है भाई, तो यहाँ से हमने ये t1 टाइम लिया, और t1 टाइम पर आपको देखनी है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो यहाँ से ये एक आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। इस पॉइंट पर क्या मिल जाएगी मुझे, t1 टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मिल जाएगी, जिसे मैं नोट करूँगा p1 से। तो ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है एट टाइम t1। उसके कुछ टाइम बाद सपोज मैंने कहा ये t2 टाइम है यहाँ पर, तो इस टाइम t2 पर अगर मुझे कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, यहाँ पे फिर मैं क्या करूँगा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगा भाई वाई एक्सिस पर। तो इस बार जो मुझे यहाँ पर वाई एक्सिस पर कॉन्सेंट्रेशन मिलेगी, इसको मैं कहूँगा फाइनल कॉन्सेंट्रेशन P2, क्योंकि ये फाइनल टाइम T2 पर है। यहाँ पर फिर एवरेज रेट अगर मुझे पता करना है तो एवरेज रेट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट कितना हो जाएगा भाई, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम हो जाएगा। प्रोडक्ट में हम माइनस साइन यूज़ करते हैं क्योंकि प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ साथ इंक्रीज़ करती है। तो यहाँ पे फिर वही कॉन्सेंट्रेशन, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस
इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और डेल्टा टी यानी कि फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, तो ये कहलाएगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पर इंस्टेंटेनियस रेट चाहिए तो वहाँ पर फिर आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करनी होगी। सपोज मैं कह रहा हूँ ये टाइम मेरा टी है भाई यहाँ पर, और इस टी टाइम पर मुझे क्या चाहिए, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन चाहिए। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, एक टेंजेंट ड्रॉ करूँगा। पहले एक पॉइंट पता कर लेता हूँ कि ग्राफ पर मुझे पॉइंट इस टाइम के कॉरस्पॉन्डिंग कहाँ पर मिलेगा भाई, तो ये पॉइंट मिला। तो इस पॉइंट पर क्या करूँगा, एक टेंजेंट ड्रॉ करूँगा। इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो मुझे क्या देगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन देगा इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट। तो इसका जो स्लोप आएगा इस बार इस टेंजेंट का, ये स्लोप मुझे क्या देगा भाई, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। और कैसे डिनोट करेंगे इसको, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम। स्मॉल चेंज है तो इस बार डी से डिनोट करेंगे। डी टी का मतलब स्मॉल इंटरवल है, तो डेल्टा टी अगर टेंड्स टू ज़ीरो है हमारा तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, इंस्टेंटेनियस रेट। तो यहाँ पर ध्यान देंगे हमारा जो डेल्टा टी है, डेल्टा टी इज़ एक्सट्रीमली स्मॉल यानी टेंड्स टू ज़ीरो। तो ये चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम कैसे लिखा जा सकता है, फिर डी पी अपॉन डी टी, इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। तो ये इंस्टेंटेनियस रेट लिखने का तरीका ध्यान देंगे भाई, व्हेन टाइम इंटरवल इज़ एक्सट्रीमली स्मॉल। तो ये ग्राफ ध्यान रखेंगे हम, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम ग्राफ किस तरह से प्लॉट करेंगे, इसी तरह से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम ग्राफ किस तरह से प्लॉट किया जाएगा, और एवरेज रेट कैसे शो करेंगे ग्राफ पर, और उसी तरह से इंस्टेंटेनियस रेट किस तरह से शो किया जाएगा प्रोडक्ट के लिए एज वेल एज रिएक्टेंट के लिए। अब सपोज हमारे पास कोई जनरल रिएक्शन है, एक रिएक्टेंट के लिए तो हम देख चुके रेट कैसे निकालेंगे, एक प्रोडक्ट के लिए हम देख चुके हैं रेट कैसे पता करेंगे। लेकिन अब हमारे पास एक जनरल रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट हमारे पास एक ए रिएक्टेंट है, एक बी रिएक्टेंट है, लेकिन ए रिएक्टेंट के कितने हमने M1 मोल्स यूज़ कर रखे हैं। तो M1 क्या है भाई, ये मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ए। इसी तरह से M2 क्या है यहाँ पे, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बी। N1 क्या है यहाँ पे, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट सी, और N2 क्या है, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट डी। तो इस बार हमें सभी रिएक्टेंट के कुछ मोल्स गिवन है भाई, M1 M2 रिएक्टेंट्स के मोल हैं और N1 N2 हमारे प्रोडक्ट के मोल हमें गिवन है। तो इस बार रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखा जाएगा, तो इसमें समझेंगे भाई जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन वो किसी भी रिएक्टेंट की टर्म में या किसी भी प्रोडक्ट की टर्म में लिखा जा सकता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन, तो ध्यान ये देना है कि रेट ऑफ रिएक्शन पर मोल ऑफ रिएक्टेंट या पर मोल ऑफ प्रोडक्ट डिफाइन किया जाता है, क्योंकि हमें क्या लेना है भाई, हर एक रिएक्टेंट की टर्म में या हर एक प्रोडक्ट की टर्म में रेट क्या लेना है, इक्वल लेना है। इक्वल कब आएगा, जब पर मोल रेट लिया जाए। तो जब पर मोल रेट लेंगे तो जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे हमारे, उससे क्या करना होगा, हमें डिवाइड करना होगा टर्म को। तो जैसे हमने कहा भाई रेट ऑफ रिएक्शन, पहले हम बात कर रहे हैं किसकी टर्म में, रिएक्टेंट की टर्म में। तो रिएक्टेंट की टर्म में साइन कैसा लेते हैं, माइनस, और जो ए रिएक्टेंट है उसके मोल कितने यहाँ पर M1, तो M1 से क्या करेंगे यहाँ पर डिवाइड करेंगे। डिवाइड क्यों किया, बाकी फार्मूला वही है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो यहाँ पे हमने M1 से डिवाइड क्यों किया भाई, क्योंकि हमें रेट पता करना है पर मोल ऑफ रिएक्टेंट या पर मोल ऑफ प्रोडक्ट। तो जितने भी मोल्स दे रखे होंगे आपको उससे डिवाइड करना होगा। इसी तरह से अब हमें पता करना है रिएक्टेंट बी की टर्म में, तो इसके मोल्स कितने हैं भाई, माइनस तो साइन लगेगा क्योंकि ये भी रिएक्टेंट है। नंबर ऑफ मोल्स इस बार कितने हमारे पास, M2, तो M2 से डिवाइड करेंगे, और चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, ये तो हुआ रिएक्टेंट के लिए। इस तरह प्रोडक्ट की टर्म में लें तो प्रोडक्ट हमारे पास C है, लेकिन C के नंबर ऑफ मोल्स कितने, N1, तो यहाँ N1 से डिवाइड करेंगे, और चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C अपॉन चेंज इन टाइम। प्रोडक्ट के लिए माइनस साइन यूज़ नहीं करते हम, ये ध्यान रखेंगे भाई। इज इक्वल टू, अगर D प्रोडक्ट की टर्म में बात करें तो इसके मोल्स कितने, N2, तो यहाँ N2 से डिवाइड करेंगे, और चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D अपॉन चेंज इन टाइम। तो ये एक जनरल एक्सप्रेशन आ गया रेट ऑफ रिएक्शन के लिए। तो ध्यान रखेंगे अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के, तो रेट ऑफ रिएक्शन जब आप पता करेंगे तो जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे उससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन पर मोल ऑफ रिएक्टेंट या पर मोल ऑफ प्रोडक्ट आपको मिल सके। और ये सारे टर्म्स कैसे होंगे भाई, किसी की टर्म में रेट पता करें, सब आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये जनरल एक्सप्रेशन हमें ध्यान रखना है। ये तो हुआ रेट ऑफ रिएक्शन। एक टर्म हमारा होता है किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट के लिए जब हम निकालेंगे तो उसको क्या कहेंगे हम, रेट ऑफ
कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट, या कहेंगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस, क्योंकि टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट डिसअपियर होता है या कंज्यूम होता है। तो रिएक्टेंट के टर्म में जब बात करेंगे किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट के, तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन ना कह के क्या कहा जाएगा भाई, फिर कहा जाएगा उसको रेट ऑफ डिसअपियरेंस। तो ध्यान देंगे भाई, रिएक्टेंट के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ कंजम्पशन। और जब किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट के लिए इसे यूज़ करेंगे और ये टर्म यूज़ करेंगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ कंजम्पशन, तब हम नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स से कब डिवाइड करना, जब हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे। यहाँ पे हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम रेट ऑफ पर्टिकुलर रिएक्टेंट की डिसअपियरेंस या कंजम्पशन की बात कर रहे हैं भाई, कि किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट के लिए रेट ऑफ कंजम्पशन कितना है। तो अब हम यहाँ पर नंबर ऑफ मोल से डिवाइड नहीं करेंगे, सिंपल क्या लिखेंगे भाई, जैसे ए के लिए लिखना है तो ए के लिए हो जाएगा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम, ये तो ए के लिए हो गया। इसी तरह अगर बी के लिए तो हमने क्या कहा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट ए। इसी तरह अगर मैं कहूँ आपसे कि रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट बी, तो उसके लिए भी सीधा सीधा क्या फार्मूला हो जाएगा, माइनस तो लगाएंगे क्योंकि रिएक्टेंट है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन चेंज इन टाइम। तो ध्यान रखेंगे, अगर रेट ऑफ डिसअपियरेंस या रेट ऑफ कंजम्पशन किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट के लिए आपको चाहिए, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट से आप डिवाइड नहीं करेंगे। कब डिवाइड करेंगे, जब रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन आप लिखेंगे, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन हर एक रिएक्टेंट हर एक प्रोडक्ट टर्म में कैसे आएगी, इक्वल आएगी। कब, जब पर मोल ले जाए। पर मोल लाने के लिए हम उसे नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे ये इक्वल नहीं होंगी भाई, यहाँ पे जो हमारा ए की टर्म में जो ए का रेट ऑफ कंजम्पशन है और जो बी का रेट ऑफ कंजम्पशन है वो ज़रूरी नहीं इक्वल हो, तो ये हमें ध्यान रखना है। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल से डिवाइड नहीं करेंगे। इसी तरह से अगर प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट के लिए क्या यूज़ करेंगे हम, रेट ऑफ फॉर्मेशन, क्योंकि प्रोडक्ट हमारी फॉर्म होती है भाई। तो प्रोडक्ट के लिए वर्ड यूज़ किया जाएगा रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ प्रोडक्शन, ये तीनों टर्म यूज़ की जाती हैं प्रोडक्ट के लिए। यहाँ भी जब किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बात की जाएगी तो यहाँ भी हम नंबर ऑफ मोल से डिवाइड नहीं करेंगे। यहाँ भी सिंपल क्या आएगा, जैसे अगर सी की टर्म में बात करें, अगर हम कहें रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सी, तो सिंपल कितना हो जाएगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी अपॉन चेंज इन टाइम। इसी तरह से अगर हम कहें रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी, तो यहाँ भी सिंपल क्या हो जाएगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी अपॉन चेंज इन टाइम। तो ध्यान रखना है भाई, रिएक्टेंट के लिए अगर रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ कंजम्पशन यूज़ करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड नहीं किया जाएगा। सिंपल क्या लिखेंगे, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम। इसी तरह से अगर रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ प्रोडक्शन लिखते हैं किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, तो सिंपल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। यहाँ भी नंबर ऑफ मोल से डिवाइड नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो रेट ऑफ रिएक्शन में आप नंबर ऑफ मोल से क्या करेंगे भाई, डिवाइड करेंगे। जिस रिएक्टेंट के जितने नंबर ऑफ मोल्स हैं या जिस प्रोडक्ट के जितने नंबर ऑफ मोल्स हैं उससे डिवाइड करेंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन बनेगा। ये जनरल रिएक्शन के लिए होगी हमारे पास। जैसे फॉर एग्जांपल अगर देखें ये रिएक्शन है, अगर मैं आपसे कहूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन के लिए आप एक्सप्रेशन लिखो पहले, तो मैंने कहा रेट ऑफ रिएक्शन और पर मोल में लिखना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल से क्या करूँगा, डिवाइड। तो जो भी कोएफिशिएंट लिखा, ए का कोएफिशिएंट ए के नंबर ऑफ मोल्स है, तो ए के टर्म में कितना हो जाएगा, ये -1/3 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि रिएक्टेंट की बात चल रही है और रेट ऑफ रिएक्शन है, तो नंबर ऑफ मोल से डिवाइड किया जाएगा। इज इक्वल टू बी की टर्म में लिखेंगे तो यहाँ भी माइनस लगेगा, ये भी रिएक्टेंट है, यहाँ 4 मोल्स है तो 4 से डिवाइड किया जाएगा। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन चेंज इन टाइम, ये रेट आपस में इक्वल होंगे। इज इक्वल टू प्रोडक्ट के कितने बोल रहे हैं भाई, सी के 2 से डिवाइड करेंगे, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी अपॉन चेंज इन टाइम। इसी तरह डी के कितने बोल रहे हैं 5, तो 5 से डिवाइड किया जाएगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी अपॉन चेंज इन टाइम। ये तो हुआ रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन अगर वो किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट की बात करें तो फिर क्या वर्ड यूज़ करेगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस या रेट ऑफ हमारा कंजम्पशन। तो सपोज ए की बात कर रहा है, तो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए। तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल से हमें कोई मतलब नहीं, यहाँ पे सिंपल क्या लिखेंगे हम, नेगेटिव और चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम। इसी तरह से अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए भी मुझे लिखना है, जैसे मैंने कहा
रेट ऑफ फॉर्मेशन, प्रोडक्ट के लिए क्या लिखेंगे भाई, फॉर्मेशन या प्रोडक्शन लिखेंगे या अपीयरेंस लिखेंगे। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, तो यहाँ भी मुझे नंबर ऑफ मोल से कोई मतलब नहीं है, सिंपल क्या लिखूँगा मैं, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी अपॉन चेंज इन टाइम। तो ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना है भाई, रेट ऑफ रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करेंगे हम, और रेट ऑफ कंजम्पशन लेंगे तो भी हमें मोल से डिवाइड नहीं करना, पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बात हो रही है, रेट ऑफ कंजम्पशन में पर्टिकुलर रिएक्टेंट की बात हो रही है, और रेट ऑफ फॉर्मेशन में पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बात होगी, तो हम नंबर ऑफ मोल से डिवाइड नहीं करेंगे। अब देखते हैं भाई हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो जैसे पहली रिएक्शन है भाई, तो पहली रिएक्शन में उसने कहा कि आप ये बताओ इस रिएक्शन में ये कितना होगा, यानी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आई अपॉन टाइम, इस तरह से चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन अपॉन चेंज इन टाइम। तो ये हमें इसमें पता करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले इस पूरी रिएक्शन के लिए हम रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं पहले, फिर ये टर्म हमें कैलकुलेट करना इजी हो जाएगा। तो इस रिएक्शन को मैं दोबारा लिख रहा हूँ भाई, यहाँ पर रिएक्शन किस तरह से गिवन है हमें, H2O2 प्लस उसके बाद है 2H पॉजिटिव प्लस 3I नेगेटिव, और जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है, प्रोडक्ट मिल रहा है भाई I3 नेगेटिव और प्लस 2H2O, तो यहाँ पे मिल गया। तो ये हमें रिएक्शन गिवन है, जिस रिएक्शन की बात कर रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखूँगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन सभी रिएक्टेंट और सभी प्रोडक्ट की टर्म में लिख लेते हैं पहले। तो ये हो जाएगा हमारे पास चेंज इन माइनस साइन लेंगे भाई, क्योंकि रिएक्टेंट की टर्म में माइनस साइन तो पहले ले रहा हूँ H2O2 की टर्म में। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2 अपॉन चेंज इन टाइम, इंस्टेंटेनियस रेट लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि क्वेश्चन में उसने इंस्टेंटेनियस रेट ही मुझसे पूछा है भाई, यहाँ पे ध्यान देंगे। तो H2O2 का कोई कोफिशिएंट था नहीं, तो इसलिए डिवाइड नहीं करना पड़ा। यहाँ पर अगर देखेंगे हम H पॉजिटिव आयन का, तो इसका कोफिशिएंट कितना है 2, तो यहाँ पर 2 से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, और चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन अपॉन चेंज इन टाइम, ये इसकी टर्म में हुआ। इसी तरह से थर्ड हमारा रिएक्टेंट कौन है भाई, I नेगेटिव आयन है, तो इज इक्वल टू माइनस साइन लेंगे, यहाँ भी रिएक्टेंट है, ये भी 3 कोफिशिएंट है, 3 से डिवाइड करेंगे, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I नेगेटिव आयन अपॉन चेंज इन टाइम। अब प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। प्रोडक्ट हमारे पास एक I3 नेगेटिव है, तो इस इक्वल टू कोफिशिएंट कोई है नहीं इसका, तो इसका कोफिशिएंट कोई है नहीं यहाँ पे I3 का, तो क्या लिखेंगे, सिंपल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I3 नेगेटिव आयन अपॉन चेंज इन टाइम। इसी तरह से H2O के लिए बात करेंगे, तो ये भी प्रोडक्ट है, माइनस साइन यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन इसका कोफिशिएंट 2 है, तो 2 से डिवाइड करेंगे, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O अपॉन चेंज इन टाइम। तो ये पूरी रिएक्शन के लिए मैंने एक जनरल क्या लिख दिया, रेट ऑफ रिएक्शन का टर्म लिख दिया। अब मुझे जो पता करना है उस पर मैं कॉन्सेंट्रेट करूँगा। तो देखो उसने क्या कहा, उसने कहा है कि आपको ये पता करना है, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I नेगेटिव अपॉन चेंज इन टाइम, ये पता करना है। तो ये कितना होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो कहाँ पर है I नेगेटिव, ये है भाई, तो इसको किसी के भी टर्म में पता कर सकते हैं, चाहे H2O2 की टर्म में पता करो इसको, चाहे इसको H पॉजिटिव आयन की टर्म में पता करो, या किसी की भी टर्म में पता करो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको पता करूँगा किसी की भी टर्म में। सपोज़ तो मैंने लिखा सबसे पहले DI नेगेटिव अपॉन DT, ये मुझे चाहिए भाई, जो चाहिए उसको मैं लिख रहा हूँ, DI नेगेटिव अपॉन DT। अब ध्यान से देखेंगे, जो हमें ये एक्सप्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन का मैंने लिखा हुआ है ये यहाँ पर, तो इस एक्सप्रेशन से ये कैसे मिलेगा, तो ये मुझे मिलने के लिए क्या करना होगा, पूरी इक्वेशन को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे एक्सप्रेशन मिल जाएगा, क्योंकि मुझे तो सिर्फ ये चाहिए, और यहाँ पे क्या आ रहा है, ये 1/3 वाला टर्म आ रहा है, ये मुझे यहाँ से हटाना है 3 डिनोमिनेटर से। तो पूरी इक्वेशन को 3 से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो इस इक्वेशन को जो ऊपर मुझे मिली है, इस पूरी इक्वेशन को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो डिनोमिनेटर से 3 गायब हो जाएगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा भाई, तो लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, बाद में लिख देंगे इसको कि मल्टीप्लाइंग बाय 3। तो यहाँ पर
3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या मिलेगा आपको, ये माइनस तो यहाँ पर लगा ही देंगे आप, क्योंकि आपको क्या चाहिए, नेगेटिव साइन तो दे ही रखा है उसने क्वेश्चन में, तो माइनस तो लिखेंगे रिएक्टेंट की टर्म में। अब 3 से मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पर तो ये हो जाएगा -3DH2O2 अपॉन dt। ये तो होगा H2O2 की टर्म में। इसी तरह से आपको निकालना है H पॉजिटिव आयन की टर्म में, तो उधर भी पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ हो जाएगा 3/2 और DH पॉजिटिव अपॉन dt। तो ये DI नेगेटिव अपॉन dt इसके भी इक्वल है भाई और इसके भी इक्वल है। क्यों? क्योंकि पूरी इक्वेशन को मैंने 3 से क्या किया है, मल्टीप्लाई किया। इस तरह से आपको DI3 की टर्म में लिखना है तो वहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 × DI3 नेगेटिव अपॉन DI3 नेगेटिव है, ये DI3 नेगेटिव अपॉन dt। इसी तरह से H2 की टर्म में लिखना है आप, तो H2 वाले टर्म को भी क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 और चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O अपॉन चेंज इन टाइम। तो ये हमारे पास आ गया भाई इसका टर्म, जो उसने पूछी थी कि ये कितना होगा, तो ये मैंने सबकी टर्म में निकाल दिया भाई, यहाँ पे सभी की टर्म में पता कर लिया, तो ये पहला आंसर हो गया। दूसरा उसने पूछा ये कितना होगा, तो इसको भी सबकी टर्म में निकाल लेते हैं। तो फिर इक्वेशन 1 पे जाते हैं हम। तो इक्वेशन में हमारे पास ये टर्म कहाँ है भाई, इस बार ये टर्म यहाँ पर है, सिर्फ मुझे ये टर्म चाहिए और माइनस साइन तो इसके साथ रहेगा ही क्योंकि ये रिएक्टेंट है। तो यहाँ पे हमारे डिनोमिनेटर में 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, जबकि मुझे क्या चाहिए, DH अपॉन dt चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, ध्यान से देखेंगे भाई, मुझे चाहिए यहाँ पर सिर्फ DH पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन dt और माइनस साइन तो रहेगा यहाँ पर। तो ये 2 यहाँ से मुझे गायब करना है। इस 2 को गायब करने के लिए पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो लेफ्ट साइड में भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा भाई, यहाँ भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा और यहाँ से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बनेगा एक्सप्रेशन, तो यहाँ पे बनेगा -2 × चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2 अपॉन चेंज इन टाइम। इसी तरह से सबके टर्म में लिख देंगे, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है भाई। इस तरह यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 2/3 हो जाएगा माइनस का DI/dt। तो सभी की टर्म में हम ये वैल्यू पता कर सकते हैं, क्योंकि उसने कहा था कि इसका क्या एक्सप्रेशन आएगा वो मुझे बताना है। तो ये किस किस के इक्वल आएगा, तो सब जो भी आएगा उसकी टर्म में इसको लिखा जा सकता है। नेक्स्ट इक्वेशन की बात करें भाई, इसी तरह से सेकंड इक्वेशन में कहा उसने हमारे पास ये इक्वेशन है और इस बार हमें क्या पता करना है, ये पता करना है। ये दे रखा है उसने कि ये कितना होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। तो इस रिएक्शन को भी मैं दोबारा लिख रहा हूँ भाई। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और इक्वेशन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। तो क्या रिएक्शन है भाई, उसको लिख रहे हैं दोबारा। 16H पॉजिटिव प्लस 2MnO4 नेगेटिव। तो 16H पॉजिटिव प्लस 2MnO4 नेगेटिव प्लस उसके बाद है हमारे पास 10I नेगेटिव, फिर है 2Mn2 पॉजिटिव और यहाँ पर ये 8H2O भाई, ये कुछ नहीं है, ये 8H2 है और फिर 5I2 है। तो इस रिएक्शन को मैं पूरा यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ भाई। तो 2MnO4 नेगेटिव प्लस 10I नेगेटिव और प्रोडक्ट साइड में क्या मिल रहा है मुझे, 2Mn2 पॉजिटिव प्लस 8H2O प्लस 5I2। ये कंप्लीट रिएक्शन है भाई। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन का टर्म लिख लेते हैं भाई, जनरल। तो रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो क्या होगा भाई, देखो यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना है, 16। तो 16 से क्या करेंगे, पहले डिवाइड, माइनस साइन लेंगे क्योंकि रिएक्टेंट, तो -1/16 और चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो कि कौन है, H पॉजिटिव आयन अपॉन चेंज इन टाइम इज इक्वल टू, ये दूसरा रिएक्टेंट है, इसका कोएफिशिएंट कितना है, 2। तो -1/2 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ MnO4 नेगेटिव अपॉन चेंज इन टाइम। ये डेल्टा की जगह क्या यूज़ करना है भाई, हमें D यूज़ करना है। तो ये D ले लेते हैं यहाँ पर, ये dt ले लेते हैं। ये हुआ इस रिएक्टेंट की टर्म में। तीसरा रिएक्टेंट हमारे पास I नेगेटिव है,
तो फिर माइनस साइन लेंगे, लेकिन इस बार कोफिशिएंट 10 है, 10 से डिवाइड करेंगे तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आई नेगेटिव अपॉन चेंज इन टाइम इज इक्वल टू प्रोडक्ट पहला कौन है हमारे पास Mn2 पॉजिटिव, तो 1/2 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mn2 पॉजिटिव अपॉन चेंज इन टाइम। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट है H2O, तो 1/8 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O अपॉन चेंज इन टाइम। और इसी तरह हमारे पास है 5/2, तो 1/5 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2 अपॉन चेंज इन टाइम। मुझे पता करना है इस बार भाई, इस बार मुझे पता करना है यहाँ पर चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ MnO4 नेगेटिव अपॉन dt, ये पता करना है भाई। तो इसको पता करने के लिए ध्यान देंगे कहाँ पर है ये टर्म हमारा है यहाँ पर, ये टर्म है। तो इसका कोएफिशिएंट कितना 1/2, तो डिनोमिनेटर में 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, जबकि मुझे चाहिए सिर्फ ये टर्म चाहिए भाई, जो मैंने यहाँ पे सर्किल किया हुआ है। तो यहाँ से डिनोमिनेटर से 2 गायब करने के लिए पूरी इक्वेशन को 2 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, तो मुझे ये टर्म मिल जाएगा। तो क्या कहा मैंने, मल्टीप्लाई या मल्टीप्लाइंग बाई 2, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/16 हो जाएगा। 2/16 का मतलब, यह पहले पूरा ऐसे लिख देता हूँ मैं जिससे कन्फ्यूजन ना हो आपको, 2/16 और चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H अपॉन चेंज इन टाइम, ये किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा मुझे माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ MnO4 नेगेटिव अपॉन चेंज इन टाइम। तो ये टर्म मुझे मिल गया भाई, जो मुझे चाहिए था, मुझे ये चाहिए था। तो ये टर्म अगर H पॉजिटिव आयन की टर्म में देखेंगे तो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा भाई। इसी तरह से बाकी की टर्म में भी इसको देखा जा सकता है, जैसे यहाँ देखेंगे तो यहाँ भी 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -2/10 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आई नेगेटिव अपॉन चेंज इन टाइम। इसी तरह से यहाँ पे देखेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mn2 पॉजिटिव अपॉन चेंज इन टाइम। इसी तरह से किस सब के टर्म में आप निकाल सकते हैं इसको। तो पूरी इक्वेशन को बस 2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई, जिससे मुझे ये वाला टर्म मिल जाए, ये वाला टर्म। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जो थर्ड पार्ट है उस थर्ड पार्ट को आप अपने आप कर सकते हैं भाई। पहले क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखेंगे, फिर क्योंकि हमारे पास क्या आएगा भाई, डिनोमिनेटर में 4 आएगा, तो 4 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें ये वाला टर्म मिल जाएगा। तो ये टर्म हम सबकी टर्म में लिख लेंगे भाई, O2 की टर्म में भी, NO2 की भी और इसकी टर्म में भी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट इसके बाद बात करेंगे भाई अब हम एक और न्यूमेरिकल की। इस न्यूमेरिकल में क्या कहा उसने हमसे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन में हमने कहा अमोनिया एंड ऑक्सीजन रिएक्ट एट हाई टेम्परेचर एज, ये हमें रिएक्शन दे रखी है। उसके बाद in an experiment the rate of formation of NO is 3.6 × 10⁻³ मोलर पर सेकेंड। मोलर पर सेकेंड यानी मोल पर लीटर पर सेकेंड है ये। इसको सेकेंड इन्वर्स कर लेंगे भाई इसको, ये हमारे पास मोल पर लीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया एंड द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो यहाँ पर भी क्या होगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया है भाई ये, एंड द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो इस रिएक्शन की बेसिस पे हमें ये क्वेश्चन करना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो रिएक्शन हमें दे रखी है, सबसे पहले तो इस रिएक्शन को ही हम ये दे रखा है हमें, तो इसके लिए क्या लिखते हैं, पहले जो रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन है वो लिख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू गिवन रिएक्शन हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा -1/4 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया, इंस्टेंटेनियस रेट लिख रहा हूँ मैं, अपॉन चेंज इन टाइम। ये तो हुआ रिएक्टेंट अमोनिया की टर्म में। अब ऑक्सीजन की टर्म में लिखूँगा तो ये भी रिएक्टेंट है, तो यहाँ भी माइनस, और इस बार हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स 5 है, 5 से डिवाइड करेंगे। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन चेंज इन टाइम, ये हमने लिखा ऑक्सीजन की टर्म में। फिर लिखेंगे प्रोडक्ट की टर्म में, प्रोडक्ट हमारे पास कितना है भाई, NO, तो 1/4 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO अपॉन चेंज इन टाइम। और इसी तरह से हमारा H2 भी क्या प्रोडक्ट है, तो 1/6 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O अपॉन चेंज इन टाइम। तो हमारे पास ये कंप्लीट रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन आया। अब हमें क्वेश्चन में जो पता करना है उसके लिए एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो उसने पहले क्या कहा हमसे
कैलकुलेट द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया। तो जब भी किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के बारे में कहा जाएगा भाई, तो वहाँ पे नंबर ऑफ कोएफिशिएंट हम यूज़ नहीं करते। तो वो किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट अमोनिया की बात कर रहा है, तो फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं हम, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कोएफिशिएंट हम यूज़ नहीं करेंगे, सिंपल क्या लिखेंगे भाई, रिएक्टेंट है तो माइनस साइन और चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया अपॉन चेंज इन टाइम, ये कहलाएगा एक्सप्रेशन हमारा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया का। एक तो हमें ये पता करना है फर्स्ट पार्ट में। और क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, द रेट ऑफ फॉर्मेशन कितना हमारे पास ये दे रखा है क्वेश्चन में भाई, गिवन क्या है हमें क्वेश्चन में गिवन है भाई कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। तो इसको कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ फॉर्मेशन। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ये किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ कोएफिशिएंट नहीं यूज़ करेंगे, सिंपल क्या लिखेंगे, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO, क्योंकि ये प्रोडक्ट है माइनस साइन यूज़ नहीं करेंगे, अपॉन चेंज इन टाइम। तो ये रेट ऑफ फॉर्मेशन हुआ। अब अपने जो रिएक्शन हमने रेट ऑफ रिएक्शन लिखी हुई है यहाँ पर, ये इसमें देखेंगे भाई कि यहाँ पर हमारा NO में और NH3 में क्या रिलेशन है। तो ये हमें दिखाई दे रहा है भाई, NO और NH3 का रिलेशन दिखाई दे रहा है। तो इस रिएक्शन की बेसिस पर हम इसको सॉल्व करेंगे भाई। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया हमें दे रखा है, तो इन दोनों को हम इक्वेट अगर कर दें, इसको इस वाले टर्म को, ये वाला टर्म जो हमें दिखाई दे रहा है अमोनिया वाला, तो इस टर्म को और इस टर्म को इक्वेट कर दें। क्यों, क्योंकि ये dNO/dt इसकी वैल्यू मुझे दे रखी है भाई, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया कितना दे रखा है ये क्वेश्चन में, ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है 3.6 इंटू 10⁻³ मोलर पर सेकेंड, ये दे रखा है मुझे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO नाइट्रिक ऑक्साइड, इसका रेट मुझे दे रखा है क्वेश्चन में। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों टर्म को इक्वेट करूँगा भाई, क्योंकि मुझे किसका पता करना है, NH3 का पता करना, और इसका मुझे दे रखा है। तो जिसका दे रखा है और जिसका पता करना है, उन दोनों को इक्वेट करेंगे। तो क्या एक्सप्रेशन मिलेगा हमें, तो यहाँ से लेंगे भाई इक्वेशन से। तो रेट हमें क्या है, NH3 की टर्म में रेट है हमारा 1/4 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन, ये रेट ऑफ रिएक्शन है इन टर्म्स ऑफ NH3, और रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ NO कितना है, वो ये है 1/4 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO अपॉन चेंज इन टाइम। यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं भाई D, तो D यूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है भाई, ये 1/4 से 1/4 तो हो जाएगा हमारा कैंसिल। तो यहाँ से जो हमें चाहिए था, ये डायरेक्टली किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO अपॉन चेंज इन टाइम। और ये क्या है, ये हमारा है रेट ऑफ फॉर्मेशन। तो ये हमें दे रखा है यहाँ पे, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 3.6 10⁻³ तो 3.6 इंटू 10⁻³ मोलर पर सेकेंड, ये हमारा आंसर आ गया भाई। ये हमें चाहिए था रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया, ये चाहिए था भाई हमें। तो ये हमारा आ चुका रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया। सेकंड पार्ट में कहा उसने एंड द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर को भी इक्वल करेंगे किसके, जो हमें दे रखा है। क्या दे रखा है हमें, ये दे रखा है भाई। तो इसके इक्वल करूँगा मैं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर को, कहाँ से, यहाँ से। तो इस बार ये दोनों टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, इन दोनों टर्म को इक्वेट किया जाएगा। जो लास्ट के 2 टर्म्स हैं हमारे, NO वाला और H2O वाला, इन दोनों को इक्वेट करूँगा। तो क्या एक्सप्रेशन आएगा भाई, देखो 1/4 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO अपॉन चेंज, ये कहाँ से लिख रहा हूँ मैं, रेट ऑफ रिएक्शन वाला एक्सप्रेशन से लिखूँगा भाई यहाँ से। तो ये हो गया इतना, और H2 वाला टर्म कितना है 1/6, दोनों प्रोडक्ट हैं तो इसलिए माइनस साइन दोनों में नहीं है भाई, अपॉन चेंज इन टाइम। मुझे क्या पता करना है, मुझे पता करना है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O क्या होता है, वो होता है सिंपल इतना, ये चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O अपॉन चेंज इन टाइम। कोएफिशिएंट यहाँ से हटा देंगे, तो ये कोएफिशिएंट हटाने के लिए क्या करना होगा, पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इधर हो जाएगा 6/4 और चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO अपॉन चेंज इन टाइम। मल्टीप्लाई किया 6 से, तो राइट साइड से हमारा 6 क्या हो जाएगा, यहाँ से चला जाएगा भाई।
तो ये हो गया हमारे पास, इसको क्या कहेंगे हम, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O, रेट ऑफ फॉर्मेशन, क्योंकि इसमें अब कोई नंबर ऑफ मोल या कोफिशिएंट नहीं आएगा भाई। तो ये हो गया, तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 3/2, तो 3/2, और इसकी वैल्यू हम यहाँ पर पता कर चुके हैं भाई। इसकी वैल्यू कितनी हमें क्वेश्चन में दे रखी थी, इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी दे रखी है यहाँ पर, ये वैल्यू हमें दे रखी है यहाँ पर 3.6 × 10⁻³ तो इसकी जगह पुट करेंगे हम 3.6 × 10⁻³ तो ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा भाई। तो ये रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O हमारे पास आ जाएगा। इसे कैलकुलेट करेंगे, यूनिट क्या आएगी इसकी, वही मोल पर लीटर पर सेकेंड या मोलर पर सेकेंड, ये इसकी यूनिट आ जाएगी। तो इस तरह से क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। हमें देखना है क्या कैलकुलेट करना है और क्या हमें गिवन है, उनको इक्वेट करेंगे किसी भी इक्वेशन में, और इक्वेट करने के बाद आंसर, यूनिट का ध्यान रखेंगे, जिस यूनिट में हमें दे रखा है उस यूनिट में हमारा आंसर भी आने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा उसने, फॉर द गिवन रिएक्शन द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 इज 3.5 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द रेट ऑफ डिसेपरेंस। बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन हमने अभी किया है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे भाई, पूरी रिएक्शन के लिए हम रेट ऑफ रिएक्शन लिख लेंगे भाई। तो रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट हमारा क्या है, NO2, तो इसकी टर्म में लिखेंगे तो -1/2 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन चेंज इन टाइम। इसी तरह से प्रोडक्ट पहला हमारे पास ये है, इसकी टर्म में लिखेंगे तो 1/4 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन चेंज इन टाइम। और दूसरा प्रोडक्ट है हमारे पास ऑक्सीजन, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2, यहाँ पे कोई कोफिशिएंट है नहीं, अपॉन चेंज इन टाइम। तो सबसे पहला काम क्या है भाई, जो पूरी रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन है उसको लिख लिया जाएगा। अब क्वेश्चन पे ध्यान दें, क्या उसने पूछा, उसने कहा द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 हमें दे रखा है। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, तो क्या गिवन है हमें, ये गिवन है भाई। तो फॉर्मेशन किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे अब हम कोएफिशिएंट्स यूज़ नहीं करेंगे, सिंपल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन चेंज इन टाइम। ये मुझे गिवन है। कितनी वैल्यू दे रखी है भाई इसकी वैल्यू मुझे दे रखी है 3.5 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड या मोलर पर सेकेंड, ये वैल्यू मुझे दे रखी है भाई। अब आगे कहा कैलकुलेट द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5। तो डिसअपियरेंस यानी रिएक्टेंट का पूछ रहा है, तो जब किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट की बात करूँगा तो यहाँ भी कोएफिशिएंट यूज़ नहीं करूँगा, मैं सिंपल क्या कहूँगा भाई कि जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट के लिए रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ कंजम्पशन यूज़ किया जाता है। तो इसके लिए मैं क्या टर्म लिखूँगा, माइनस साइन और चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन चेंज इन टाइम। कोएफिशिएंट से या नंबर ऑफ मोल से मुझे कोई लेना देना नहीं है भाई। तो ये मेरे पास आया, ये मुझे कैलकुलेट करना है यहाँ पर, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 और रेट ऑफ फॉर्मेशन। तो एक तो ये कैलकुलेट करना है, तो क्या करूँगा, मुझे जो दे रखा है जो कैलकुलेट करना उन दोनों को इक्वेट करूँगा। तो पूरी रिएक्शन में ये एक टर्म है और दूसरा टर्म ये है जो मुझे दे रखा है, तो इन दोनों को क्या करना है, मुझे इक्वेट करना है भाई। तो इन दोनों को इक्वेट कर लें, तो ये तो -1/2 और dN2O5/dt और 1/4 dNO2/dt, ये हम इक्वेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं भाई। तो -1/2 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन चेंज इन टाइम। ये कहाँ से लिखा मैंने, रेट ऑफ रिएक्शन वाला एक्सप्रेशन से लिख रहा हूँ यहाँ से मैं, और इधर हो जाएगा NO2 वाला टर्म हमारा 1/4 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन चेंज इन टाइम। मुझे क्या पता करना है, मुझे पता करना है सिर्फ ये, क्या पता करना है मुझे, ये पता करना है, और माइनस साइन इसके साथ आएगा ही आएगा क्योंकि ये रिएक्टेंट की बात हो रही है। तो ये मुझे पता करना है, जिसको क्या कहूँगा मैं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5। तो ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 का मतलब मुझे पता करना है ये वाला टर्म। तो इसको यहीं रहने दूंगा मैं, बाकी सब उधर चला जाएगा।
तो माइनस साइन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि N2O5 रिएक्टेंट है, तो इसके रेट के लिए माइनस साइन लेना ही होगा। तो क्या किया, 2 से मैंने पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 मेरा कहाँ चला जाएगा, इधर, और बाकी ये सब ऐसा ही रहेगा जैसा था। तो ये 2 से चला जाएगा यहाँ पर। तो ये आ गया रेट ऑफ डिसअपियरेंस, जो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ ये क्या है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5। और कितना है ये है मेरे पास 1/2 इंटू, ये टर्म क्या है भाई, ये टर्म है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। और ये कितना दे रखा है मुझे, ये दे रखा है यहाँ पर इसने कितना 3.5 इंटू 10⁻⁴। तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर दूँगा, तो 3.5 इंटू 10⁻⁴ आ जाएगा ये। तो इसको सॉल्व करेंगे, जो भी हमारा आंसर आएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा भाई। यूनिट क्या हो जाएगी हमारी, इसको सॉल्व करने के बाद मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से क्वेश्चन हम ये सॉल्व कर सकते हैं भाई। हमें ध्यान ये रखना है कि क्या हमें कैलकुलेट करना है और क्या हमें गिवन है, उनको इक्वेट करेंगे। इक्वेट करने के बाद इजीली हमारा आंसर आ जाएगा। तो 1.75 और 10⁻⁴ वैसा का वैसा ही रहेगा भाई। ये हमारा आंसर आ गया भाई। तो इस तरह से क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। और क्या कहा था उसने, एंड द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2, ये और कैलकुलेट करना है। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 को कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2। तो पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बात हो रही है, तो सिंपल क्या लिखेंगे, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन चेंज इन टाइम। अब O2 हमें चाहिए और क्या दे रखा है हमें, NO2 दे रखा है। तो इस बार किन दोनों को इक्वेट करेंगे भाई, तो इस बार इस टर्म को और इस वाली टर्म को, इन दोनों को इक्वेट किया जाएगा, क्योंकि जो हमें दे रखा है, जो हमें पता करना है, उन दोनों को इक्वेट करना है। तो इन दोनों को इक्वेट करने पर क्या रिलेशन मिलेगा हमें मिलेगा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन चेंज इन टाइम इज इक्वल टू 1/4। इधर 1/4 है यहाँ पर ये, और चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन चेंज इन टाइम। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन चेंज इन टाइम, ये वाली वैल्यू हमें दे रखी थी भाई। ये वैल्यू क्वेश्चन में हमें गिवन है, कितनी है वही 3.5 10⁻⁴। तो इसकी जगह क्या पुट कर दूंगा मैं, ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दूंगा। तो 3.5 इंटू 10⁻⁴, और यूनिट वही हो जाएगी मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हम ये रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 भी कैलकुलेट कर सकते हैं भाई। तो बस ध्यान ये रखना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि क्या हमें गिवन है, क्या हमें कैलकुलेट करना है, बहुत ही सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है भाई, ये आप अपने आप कर सकते हैं। इसमें कहा है कि एक रिएक्शन है, 2A gives B, the concentration of decreases from 0.5 mole per liter to 0.4 in 10 minutes, calculate the rate during this interval। तो सिंपल सा एक क्वेश्चन है बहुत ही। तो रेट इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट A की है भाई, तो 2 कोफिशिएंट है, तो 2 से क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड करेंगे, और चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A अपॉन चेंज इन टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। तो -1/2 कॉन्सेंट्रेशन हमारी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और ये हमारे पास टाइम इंटरवल आपको क्वेश्चन में दे रखा है। तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितनी भाई हमारी, ये है 0.4 मोल पर लीटर, और इनिशियल कितनी थी 0.5 थी, और टाइम इंटरवल कितना दे रखा है 10 मिनट दे रखा है। तो इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद ये -1/2 ये मेरे पास आएगा, यहाँ भी माइनस में आएगा भाई, ये -0.1/10 आ जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये। तो ये सॉल्व करेंगे आप इसको, तो 0.01/2 हो जाएगा। तो 0.01/2 का मतलब 0.005 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड। नेक्स्ट की बात करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा उसने द रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज। तो इस बार रेट आपको दे रखा है, राइट द रिएक्शन आपसे पूछी गई है। तो पहले क्या करता था वो भाई, रिएक्शन देता था, रेट पूछता था,
इस बार उसने उल्टा कहा है, उसने कहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन अगर ये है तो फिर रिएक्शन क्या होगी। तो ध्यान इसमें ये देना भाई, जहाँ नेगेटिव टर्म हो, देखो यहाँ पे आपको नेगेटिव दिखाई दे रहा है तो ये रिएक्टेंट है, यहाँ पे नेगेटिव रेट दिखाई दे रहा है तो रिएक्टेंट है। तो जहाँ पे नेगेटिव दिखाई दे रहा हो रेट वो हमारे क्या हो जाएंगे रिएक्टेंट, और जहाँ पॉजिटिव दिखाई दे रहा है वो प्रोडक्ट। तो ये रिएक्टेंट हो गया भाई, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, ये भी प्रोडक्ट हो जाएगा। तो हमें ये पता लग गया सबसे पहले तो कि B हमारा रिएक्टेंट है और D भी हमारा रिएक्टेंट है, और प्रोडक्ट हमारा C है और प्रोडक्ट D है। ये हमें पता लग गया, पहला आइडिया तो ये लेना, रिएक्टेंट प्रोडक्ट कौन कौन से। अब कोएफिशिएंट की बात करनी है, तो हमें पता है भाई कि जब रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो हम कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। तो B का तो कोएफिशिएंट है ही नहीं यहाँ पे, तो B को तो ऐसे ही लिखा रहने देंगे आप। D देखेंगे, D में किससे डिवाइड कर रखा है यहाँ 3 से, तो D का कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा भाई। C की बात करेंगे, C में किससे डिवाइड किया हुआ है 2 से, तो इसका मतलब C का कोएफिशिएंट क्या रहा होगा 2, और D को किससे डिवाइड किया हुआ है 3 से, तो D का कोएफिशिएंट भी क्या रहा होगा भाई, D का कोएफिशिएंट भी 3 रहा होगा। D का तो लिख दिया हमने। अच्छा यहाँ क्या है, ये A है भाई, ये इसको सही करो, ये क्या है D तो हम लिख चुके, ये हमारे पास A, क्योंकि प्रोडक्ट हमारा एक A है पॉजिटिव वाला और एक हमारा C है। अब इसका देखो A का कोएफिशिएंट कितना है भैया, यहाँ डिवाइड किससे किया हुआ है 4 से, तो 4 से कब डिवाइड किया होगा जब कोएफिशिएंट क्या रहा हो, नंबर ऑफ मोल्स कितने रहे होंगे इसके 4। तो ये हमारी रिएक्शन आ गई, तो ये हमारी क्या हो गई भाई, रिक्वायर्ड रिएक्शन। तो बहुत ही सिंपल था, बस ये ध्यान रखना आपको, रिएक्टेंट कौन से होंगे जहाँ नेगेटिव आ रहा होगा रेट, और प्रोडक्ट कौन से होंगे पॉजिटिव वाले, और जहाँ पे जिससे डिवाइड हो रहा होगा वो क्या बन जाएंगे, हमारे कोएफिशिएंट्स बन जाएंगे रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा इसने, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिएक्ट एट द हाईएस्ट रेट। तो पहले पार्ट में कहा 1 मोल ऑफ A एंड 1 मोल ऑफ B इन ए 1 लीटर वेसल। तो 1 मोल ऑफ A है भाई, 1 मोल ऑफ B है और 1 लीटर वेसल है। तो A और B है हमारे पास और 1 लीटर, तो यहाँ क्या बन जाएगा भाई, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी 1 मोल पर लीटर, इसकी भी कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी 1 मोल पर लीटर। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में देखते हैं, सेकंड पार्ट में हो जाएगा 2 मोल और वॉल्यूम भी कितनी है भाई 2 लीटर, तो ये भी क्या बन जाएगा। इसी तरह B की बात करें तो B में भी क्या है 2 मोल पर लीटर, तो यहाँ भी कॉन्सेंट्रेशन क्या बन जाएगी 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ये भी आ जाएगी 1 मोल पर लीटर, और यहाँ भी ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगी 1 मोल पर लीटर। थर्ड पार्ट में बात करें भाई, थर्ड पार्ट में कहा उसने A कितना है भाई 3 मोल्स ऑफ A है और वॉल्यूम भी कितना है 3 लीटर है। इस तरह B की बात करें तो B के भी 3 मोल हैं और वॉल्यूम कितना है 3 लीटर, तो फिर हमारा कितना आ जाएगा ये 1 मोल पर लीटर। तो तीनों केसेस में हमने देख लिया भाई कि कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 1 मोल पर लीटर। तो जब कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो ऑब्वियस है रेट भी क्या रहेगा हमारा सेम ही रहेगा। तो लिख देंगे सिंस कॉन्सेंट्रेशन इन ऑल द 3 केसेस इज सेम, किसकी रिएक्टेंट की, तो तीनों केस में रेट भी क्या हो जाएगा हमारा सेम हो जाएगा। तो सिंस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A and B is same, therefore a rate of reaction will also be same। तो ये भी सिंपल रिएक्शन था, बस ये ध्यान देना था हमें कॉन्सेंट्रेशन में कोई डिफरेंस है या कॉन्सेंट्रेशन हमारी सेम है, तो सेम है तो रेट भी सेम आएगा भाई। नेक्स्ट टॉपिक की बात कर रहे हैं, उसमें कहा उसने कैलकुलेशन ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर पर टाइम व्हेन द रेट ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट इज गिवन इन द टर्म्स ऑफ मोल पर लीटर। तो इसमें ध्यान देने वाली बात ये भाई कि अगर आपको मोल्स पर लीटर में किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है तो आप प्रेशर की टर्म में किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो देखो भाई हमारे पास इक्वेशन पता है हमें, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है PV = nRT, किसी गैस के लिए आइडियल गैस इक्वेशन है ये। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, ये इस तरह से लिख सकता हूँ इसको भाई N/V = कितना हो जाएगा, तो V इधर ले जाएंगे बाकी इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास N/V = P/RT।
अब ये क्या है हमारे पास मोल पर लीटर, ये क्या है लेफ्ट साइड में आपको दिखाई दे रहा है, एन क्या है नंबर ऑफ मोल्स हैं और वी क्या है वॉल्यूम इन लीटर। तो ये लेफ्ट साइड में बना मेरे पास मोल पर लीटर। और मोल पर लीटर किसके इक्वल है भाई, राइट साइड में पी अपॉन आर टी। तो ध्यान देंगे मोल पर लीटर किसके इक्वल है, पी अपॉन आर टी के। अब मोल पर लीटर क्या होती है, कॉन्सेंट्रेशन होती है ये। मोल पर लीटर क्या होती है ये होती है कॉन्सेंट्रेशन, ये कॉन्सेंट्रेशन है भाई, ध्यान देंगे। तो मुझे क्या निकालना है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन हो गया, डेल्टा यहाँ पे यूज़ कर लिया तो क्या हो गया चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। और ये किसके इक्वल लेना है मुझे, तो राइट साइड में अगर मैं चेंज यूज़ करूँगा तो लेफ्ट साइड में भी क्या लेना होगा मुझे, चेंज लेना होगा। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा भाई, ये टर्म इक्वल हो जाएगा यहाँ पर राइट साइड में हो जाएगा चेंज इन प्रेशर अपॉन आर टी। तो हमारा कांस्टेंट है भाई, तो ये टर्म हम यूज़ कर सकते हैं या डायरेक्ट ऐसे देख लो इसको यहाँ पर, पी वी इक्वल टू कितना है एन आर टी। तो एन अपॉन वी कितना हो गया भाई, मोल पर लीटर में कॉन्सेंट्रेशन पी अपॉन आर टी। और चेंज अगर यहाँ पर लेंगे तो देखो दोनों साइड में चेंज ले रहा हूँ मैं इस बार, ये पी अपॉन आर टी है मेरे पास, पी अपॉन आर टी। और मुझे लेना चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन इन मोल पर लीटर इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे आ जाएगी प्रेशर की टर्म में। और मुझे निकालना है रेट, तो रेट निकालने के लिए टाइम से क्या करूँगा मैं, डिवाइड और करूँगा। तो ये हो जाएगा डेल्टा टी से यहाँ पे डिवाइड कर दो। अब ये गया चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम, इसी तरह यहाँ पे हो जाएगा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम। तो डेल्टा टी वाला एक्सप्रेशन यहाँ भी आ जाएगा, ये मोल पर लीटर पर सेकंड में। और ये किसकी डेल्टा पी है, प्रेशर की टर्म है, तो यहाँ पे ये पार्शियल प्रेशर की टर्म में आएगा। तो यहाँ पे यूनिट क्या हो जाएगी, यहाँ पे होगी यूनिट ऑफ प्रेशर पर यूनिट टाइम। तो प्रेशर पर यूनिट टाइम, और प्रेशर की यूनिट आप जानते हैं भाई एटीएम भी हो सकती है। तो एटीएम और पर यूनिट टाइम का मतलब टाइम इनवर्स, तो एटीएम टाइम इनवर्स भी हो सकती है यूनिट इसकी। इस तरह से बार भी हो सकती है प्रेशर की यूनिट, तो बार और टाइम इनवर्स भी हो सकता है। टाइम में सेकंड हो, मिनट हो, और कुछ भी हो सकता है। इसी तरह से प्रेशर की यूनिट एमएम ऑफ मरकरी, जो भी देगा वो। तो ये ध्यान रखना, ये एक्सप्रेशन हमें ध्यान रखना है कि ये मोल पर लीटर में कॉन्सेंट्रेशन है, तो इसको प्रेशर में किस तरह से हम कन्वर्ट करेंगे। अब ये बात समझ में आएगी किसी एक न्यूमेरिकल से। तो क्वेश्चन हमारे पास है भाई, इस क्वेश्चन में हमने क्या कहा कि फॉर द रिएक्शन एट 300 केल्विन, ये रिएक्शन दे रखी है भाई, NO और ओजोन से क्या बन रहा है हमारा, NO2 प्लस ऑक्सीजन गैस बन रही है। अब आगे कहा इट इज़ ऑब्जर्व दैट प्रेशर ऑफ NO गैस डिक्रीजेज फ्रॉम 700 टू 500। तो क्या कहा भाई उसने कहा कि प्रेशर हमारे पास P1 कितना था, 700 mm ऑफ Hg, और डिक्रीज़ होने के बाद P2 कितना हो गया, रिएक्टेंट है भाई हमारे पास ये NO, तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज़ ही होती है। तो डिक्रीज़ हो गया, कितना हो गया प्रेशर, ये 500 mm ऑफ मरकरी रह गया। कितने टाइम में, तो टाइम इंटरवल इसने आपको दिया है 250 सेकेंड दे रखा है। कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इन ATM पर सेकेंड एंड मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये तो मोल पर लीटर में दे रखा है भाई यहाँ पे, और यहाँ ये पार्शियल प्रेशर की टर्म में दे रखा है। तो दोनों हमें पता करने हैं। तो फॉर्मूला हमें पता ही है भाई, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का क्या फार्मूला होता है, तो एवरेज रेट या सिंपल रेट लिख सकते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब ये रिएक्टेंट की टर्म में पूछ रहा है भाई, NO क्या है हमारा यहाँ, रिएक्टेंट है क्योंकि NO का प्रेशर दे रखा है। तो क्या हो जाएगा, माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेशन का प्रेशर दे रखा है, तो चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन टाइम यूज़ करेंगे। तो माइनस फाइनल प्रेशर कितना भाई हमारा, फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर अपॉन चेंज इन टाइम। तो माइनस फाइनल कितना है भाई हमारे पास, ये 500, ये हमारे पास 700, और टाइम इंटरवल कितना दे रखा है, 250 दे रखा है। तो 200 अपॉन 250 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया भाई। और ये ध्यान रखेंगे भाई, हमें जो यूनिट आएगी ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस का 200 आएगा। तो ये हो गया 200 अपॉन 250, और ये आया हमारे पास mm ऑफ Hg पर सेकंड, क्योंकि टाइम हमें सेकंड में दे रखा था। इसको ATM पर सेकंड में अगर निकालना है तो हमें पता है भाई, रिलेशन क्या पता है हमें कि 1 ATM में 760 mm ऑफ मरकरी होता है। तो इसलिए हमें इसको mm को मरकरी में कन्वर्ट करने के लिए 760 से क्या करना होगा भाई, डिवाइड करना होगा। तो क्या कहेंगे, देयरफॉर रेट इज इक्वल टू कितना आया था हमारे पास, ये 200 अपॉन 250 आया था।
200/250, लेकिन ये काय में था, ये यूनिट में था भाई mm ऑफ मरकरी, मुझे mm ऑफ मरकरी पर सेकंड मुझे कन्वर्ट करना है ATM में, तो 760 से डिवाइड करूँगा इसको, तो अब ये हो जाएगा ATM पर सेकंड। ये मेरे पास रेट ऑफ रिएक्शन आया ATM पर सेकंड में। अब मुझे इसे कन्वर्ट करना है मोल पर लीटर पर सेकंड में, तो कौन सा रिलेशन यूज़ करूँगा मैं, ये वाला रिलेशन यूज़ करूँगा भाई। तो मुझे फार्मूला क्या पता है, ये फार्मूला पता है, तो इस फार्मूले को यूज़ करूँगा। तो क्या कहा मैंने, ये तो हो गया ATM पर सेकंड में, तो सिंस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम, ये किस में है, मोल पर लीटर पर सेकंड में। देखेंगे भाई यहाँ पर लेफ्ट साइड में ये मोल पर लीटर पर सेकंड में है, और राइट साइड में प्रेशर वाले से रिलेट करना है इसको, तो क्या हो जाएगा ΔP/ΔT, ΔP/ΔT इंटू 1/RT। अब ये वैल्यू मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ, ये वाली वैल्यू मेरे पास है, देख रहे हैं आप ये ध्यान से, ये क्या है ΔP/ΔT, ये मेरे पास है। तो इसकी वैल्यू कितनी पुट करूँगा मैं, इसकी वैल्यू पुट करूँगा ये जो आपको दे रखा है, ये टर्म क्या है भाई, ये माइनस ΔP/ΔT है, ये वाला टर्म। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। तो कितना आएगा भाई, ये इसकी वैल्यू मैंने सब्सटीट्यूट की, जो भी आएगी वैल्यू ये, तो 200/250 इंटू 760, ये वैल्यू किसकी हुई, ΔP/ΔT की, इंटू 1/RT। तो R कितना होता है 0.082 इंटू टेम्परेचर कितना हमारे पास 300 केल्विन है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, जो हमारे पास आंसर आएगा, ये आंसर आ जाएगा भाई मोल पर लीटर पर सेकंड में। तो ये हमारी कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर पर सेकंड में आ गई। तो प्रेशर में अगर आपको दे रखी है, प्रेशर पर यूनिट टाइम में दे रखी है, जैसे यहाँ पे दे रखी थी, तो उसको मोल पर लीटर पर सेकंड में इस रिलेशन को यूज़ करके कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को अपने सॉल्व कर सकते हैं भाई। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो भी ये ध्यान रखेंगे भाई, आर की वैल्यू हमारे पास एक तो होती है 8.314, लेकिन ये होती है जूल पर केल्विन पर मोल में, ऐसा यूनिट में। लेकिन अगर आपको वॉल्यूम लीटर में दे रखा हो और प्रेशर आपको दे रखा हो ATM में, प्रेशर का में दे रखा हो ATM में, तो R की वैल्यू फिर क्या यूज़ करेंगे हम, 0.082 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल। तो यहाँ पे हमारे, क्योंकि प्रेशर हमें ATM में दे रखा था भाई, वॉल्यूम लीटर में हमने यूज़ की है, तो R की हम ये वाली वैल्यू यूज़ करेंगे। ये वैल्यू कब यूज़ करते हैं, SI यूनिट में, ये SI यूनिट में यूज़ करते हैं जब प्रेशर हमें दे रखा हो पास्कल में और वॉल्यूम दे रखी है क्यूबिक मीटर में, तो ये वैल्यू यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें कौन सी यूज़ करनी है, ये वाली वैल्यू यूज़ करनी है, क्योंकि प्रेशर एटमॉस्फेयर में है और वॉल्यूम हमारी लीटर में है। तो ये हमें ध्यान रखना है। इस तरह से क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं भाई। अगर हमें दे रखा हो प्रेशर पर यूनिट टाइम दे रखा है रेट, तो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं मोल पर लीटर पर सेकंड में, और इसी तरह से मोल पर लीटर पर सेकंड में दे रखा हो तो उसको प्रेशर पर यूनिट टाइम में भी कन्वर्ट किया जा सकता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या कहा हमने, द हाइड्रोजिनेशन ऑफ ए वेजिटेबल ऑयल एट 25 डिग्री C रिड्यूसेस द प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम 2 atm टू 1.2 atm इन 50 मिनट। तो इस बार फिर प्रेशर की बात कर रहा है वो। कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर पर मिनट भी कैलकुलेट करना, मोलैरिटी पर सेकंड। मोलैरिटी पर सेकंड का मतलब, मोलैरिटी क्या होती है, मोल पर लीटर में होती है भाई मोलैरिटी की यूनिट, तो ये मोल पर लीटर पर सेकंड है। तो मोलैरिटी पर सेकंड या मोल पर लीटर पर सेकंड एक ही बात है, ये हम ध्यान रखेंगे भाई। तो क्वेश्चन में जो गिवन है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना होता है भाई ये, अगर हमें प्रेशर दे रखा है तो सिंपल चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन टाइम, तो ये हो जाएगा हमारे पास नेगेटिव, क्योंकि रिएक्टेंट की टर्म में बात हो रही है, चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन टाइम। तो फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर अपॉन चेंज इन टाइम। वैल्यूज़ हम रखी देंगे भाई। फाइनल प्रेशर कितना मेरे पास 1.2, इनिशियल कितना था मेरे पास 2, और टाइम इंटरवल कितना है 50 मिनट है। तो ये हो जाएगा माइनस, ये 1.2 से 2 जाएगा, माइनस का बचेगा भाई 0.8, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर। तो ये 0.8/50 सॉल्व करने के बाद जो आएगा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1.6 × 2 atm और पर मिनट, क्योंकि टाइम हमें काय में दे रखा है भाई
ये दे रखा टाइम हमें मिनट में, 50 मिनट दे रखे हमें क्वेश्चन में, ध्यान देंगे भाई। तो ये ATM पर मिनट में हमारे पास क्या आ गया है, रेट ऑफ रिएक्शन आ गया है। अब आगे कहा उसने कि आपको मोलैरिटी पर सेकंड में भी कैलकुलेट करना, तो हमारे पास रिलेशन है सीधा सीधा, उस रिलेशन को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखें मोलैरिटी पर सेकंड में पूछ रहा है वो, तो पहले हम रिलेशन जब यूज़ करेंगे कौन सा वाला, ये रिलेशन हम यूज़ करेंगे भाई, ये जो रिलेशन है। तो पहले मेरे पास आएगा ये किसमें, मोल पर लीटर पर मिनट में आएगा, फिर मैं उसको कन्वर्ट कर लूँगा मोल पर लीटर पर सेकंड में। तो ये रिलेशन यूज़ कर रहा हूँ मैं, ध्यान देंगे भाई ज़रा। तो रिलेशन क्या है मेरे पास चेंज करने के लिए, वो रिलेशन मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। रिलेशन है चेंज इन मोल पर लीटर अपॉन चेंज इन टाइम इज इक्वल टू, यहाँ पे होता है डेल्टा P बाई डेल्टा T इंटू 1/RT। ये रिलेशन है, माइनस साइन तो इसमें इंक्लूड होता है भाई, ध्यान रखेंगे आप। तो इसकी वैल्यू तो मैं ऑलरेडी पता कर चुका हूँ, तो इसकी वैल्यू मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखूँगा। इसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है मेरे पास, 1.6 10⁻²। तो यहाँ पर 1.6 इंटू 10⁻², और R की वैल्यू वही यूज़ करूँगा मैं 0.082, और टेम्परेचर कितना है मेरे पास बार 25 डिग्री C है क्वेश्चन में। तो 25 डिग्री C का मतलब 298 केल्विन में कन्वर्ट करेंगे इसको, क्योंकि एब्सोल्यूट हमें टेम्परेचर लेना है। तो 298 हो जाएगा ये। तो ये वैल्यू सॉल्व करेंगे भाई हम। तो सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू जो भी आएगी, अभी हमारा आंसर आने वाला है ये मोल पर लीटर पर मिनट। क्यों आ रहा है मिनट में, क्योंकि यहाँ पे हमारे ये देखेंगे ध्यान से, ये पर मिनट में था, ATM पर मिनट। अब कन्वर्ट हो जाएगा मोल पर लीटर पर मिनट, लेकिन मुझे आंसर कहाँ में चाहिए, क्वेश्चन में देखेंगे आप, तो मोल पर लीटर पर सेकंड में चाहिए। तो इसको डिनोमीटर में मिनट है, ये पावर -1 है भाई, -1 का मतलब डिनोमीटर में मिनट हमारा। तो अगर मिनट हमारा डिनोमिनेटर में है और उसको आपको सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो डिनोमीटर में क्या करेंगे आप, 60 ले आएंगे भाई। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1.6 10⁻², और डिनोमीटर में जो भी है 0.082 298, 60 से और डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा मोल पर लीटर पर सेकंड। इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद जो भी हमारा आंसर आएगा भाई, तो डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ मैं, इतना हमारे पास ये आंसर आएगा इसको सॉल्व करने के बाद, मोल पर लीटर पर सेकंड में। तो इस तरह से अगर आपको दे रखा मोल पर लीटर पर सेकंड, तो आप प्रेशर की टर्म में ला सकते हैं, और प्रेशर की टर्म में अगर आपको गिवन है तो आप मोल पर लीटर पर यूनिट टाइम की टर्म में ला सकते हैं भाई आंसर। तो ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, इस रिलेशन को ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट रिलेशन है हमारा ए रिलेशन बिटवीन डिफरेंट रेट ऑफ फॉर्मेशन डिकम्पोजिशन इन मास पर यूनिट टाइम। तो अभी तक हम मोल पर लीटर पर यूनिट टाइम में बात कर रहे थे, हम मास पर यूनिट टाइम में बात करने वाले हैं भाई, कि मास पर यूनिट टाइम में आपको किस तरह से रेट कैलकुलेट करना है। तो देखो एक जनरल रिएक्शन की बात करते हैं। जनरल रिएक्शन हमारे पास वही है जो पहले कंसिडर की थी हमारी, M1A + M2B गिव्स N1C + N2D। तो यहाँ पे रेट अगर लिखेंगे हम पूरी रिएक्शन के लिए, तो पहले की तरह वही नेगेटिव लेंगे रिएक्टेंट के लिए, और जितने नंबर ऑफ मोल उससे डिवाइड करेंगे भाई। तो ये हमारा एक्सप्रेशन बन गया। अब इसमें कहा कि ये हमें पता ही है किन्हीं भी दो को, क्योंकि सभी इक्वल हैं आपस में, तो किन्हीं भी दो को इक्वेट किया जा सकता है। तो फॉर एग्जांपल मैं किस किस को इक्वेट कर रहा हूँ भाई, मैं इक्वेट कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल A को और C को। तो A और C को मैंने यहाँ पे इक्वेट किया। अब ध्यान देंगे लेफ्ट साइड में क्या है हमारे, ये M1 है। तो M1 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ पूरी इक्वेशन को यहाँ पर, तो यहाँ से M1 गायब हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा राइट हैंड साइड में। तो M1 से डिवाइड कर दिया मैंने, किस किस को इक्वेट किया, A वाले टर्म को और C वाले टर्म को, और M1 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये इक्वेशन मेरी बन गई। तो यहाँ पे अगर आपको लेफ्ट साइड वाला जो टर्म है ये, अगर ये आपको किस में दे रखा हो, ये दे रखा हो आपको मास पर यूनिट टाइम में, तो राइट हैंड साइड वाले टर्म आपको दे रखा है किस में, मोल पर लीटर पर सेकंड में। मोलर पर सेकंड का मतलब मोल पर लीटर, कैपिटल M का मतलब मोलैरिटी होता है भाई, जो कि मोल पर लीटर में होती है। तो ये क्या है, मोल पर लीटर पर सेकंड है। तो इसको भी मुझे मास पर यूनिट टाइम में कन्वर्ट करना, तो क्या करूँगा, ध्यान देंगे। देखो यहाँ पे मोल किसके लिखे हुए भाई, ये M1 किसके मोल्स थे, ये A के मोल हैं, दिखाई दे रहा होगा आपको रिएक्शन में। यहाँ पे M1 किसके मोल हैं, A के, और N1 किसके मोल हैं, N1 मोल हैं हमारे C के। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। और नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई,
जो M1 की अगर हम बात करें तो ये A के मोल हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो M1 के लिए क्या लिख रहा हूँ मैं, M1 के लिए लिखूँगा गिवन मास ऑफ A अपॉन मोलर वेट ऑफ A, और बाकी ऐसे रहेगा dC/dt। डिनोमिनेटर में देखेंगे यहाँ पे तो क्या है, ये N1 है। N1 में क्या होगा, N1 किसके थे भाई, C के थे, तो ये N1 के लिए क्या लिखा जाएगा, गिवन मास ऑफ C अपॉन मोलर वेट ऑफ C। अब ध्यान देंगे भाई, मुझे सिर्फ मास के टर्म में लिखना है, मोल ख़त्म करना है, तो ये मोलर वोट यहाँ, ये मोलर वेट यहाँ से ख़त्म करना है, तो क्या करूँ यहाँ पे, मोलर वेट ऑफ A से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा भाई ये वाला टर्म। इसी तरह ये मोलर वेट ऑफ C है, इसे भी यहाँ से भगाना है, तो यहाँ पे क्या कर दो, डिनोमिनेटर में मोलर वेट ऑफ C से कर दो भाई डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा अब क्या बचेगा, सिर्फ मास बचेगा A और मास बचेगा यहाँ पे C। तो मास की टर्म में भी आ जाएगी, मोल से चेंज होकर किस में आ जाएगा, एक्सप्रेशन हमारा मास की टर्म में आ जाएगा। तो इसलिए फॉर्मूला क्या लिखा हमने यहाँ पे, देखो ये हमने मल्टीप्लाई किया है न्यूमरेटर में मोलर वेट ऑफ A और डिनोमिनेटर में मोलर वेट ऑफ C। अब इसको डायरेक्ट कैसे ध्यान रखना है भाई, डायरेक्ट कैसे ध्यान रखें, तो डायरेक्ट ध्यान रखने के लिए यहाँ पे देखेंगे, ये आपको एक एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है, हमने किस किस को इक्वेट किया, सपोज A और D को इक्वेट किया इस बार। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में क्या है A, तो जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसका मॉलिक्यूलर वेट तो हमें यहाँ पे न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देना है, और जो राइट हैंड साइड में रिएक्टेंट दिखाई, जो प्रोडक्ट या रिएक्टेंट दिखाई दे रहा है उसके मॉलिक्यूलर वेट से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देना है। बात समझ में आई भाई, एक बार और देखो, सपोज मैं इस बार इक्वेट कर रहा हूँ किसको, B और D को इक्वेट कर रहा हूँ भाई, B और D, तो ध्यान से देखेंगे B एंड D को इक्वेट कर रहा हूँ मैं, तो इक्वेट B एंड D रेट। तो B की टर्म में रेट कितना, ध्यान से देखेंगे, B की टर्म में रेट ये है -1/m2 dB/dt, तो -1/m2 और dB/dt, ये तो B की टर्म में रेट है, इज इक्वल टू, अब D की टर्म में देखेंगे, D की टर्म में रेट क्या दिखाई दे रहा है भाई आपको, ये दिखाई दे रहा है 1/n2 dd/dt, तो 1/n2 dd/dt। लेफ्ट हैंड साइड से इस m2 को मुझे रिमूव करना, तो m2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो क्या बचा dB/dt, और इधर हो जाएगा m2 अपॉन n2 dd/dt। अब सपोज मैंने क्या कहा कि जो लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म है, ये वाली टर्म मेरी किस में है, मास पर यूनिट टाइम में है, किस में है ये, मास पर यूनिट टाइम में, तो क्या लिखूँगा मैं, तो सपोज अगर लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म मेरी इन मास पर यूनिट टाइम है, और राइट हैंड वाली साइड टर्म को मुझे मास पर यूनिट टाइम में कन्वर्ट करना, तो पहले तो जो दे रखा है उसको वैसे का वैसे ही आप यहाँ पर लिखेंगे भाई, तो ये तो हमें गिवन है। अब क्या करेंगे, ध्यान से देंगे, लेफ्ट साइड में कौन है भाई, लेफ्ट साइड में हमारे पास रिएक्टेंट है B, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ B अपॉन, अब देखेंगे राइट साइड में कौन है भाई, राइट साइड में मेरे पास है D, तो यहाँ पे डिवाइड कर देंगे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ D, तो ये डायरेक्ट मेथड है। अब ये मास पर यूनिट टाइम में था, तो ये भी किस में आ जाएगा, राइट हैंड साइड वाला टर्म भी मास पर यूनिट टाइम में ही आ जाएगा। तो फॉर्मूला ध्यान रखेंगे भाई, जो लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट दे रखा है उसका न्यूमरेटर में आएगा मॉलिक्यूलर वेट, और जो राइट साइड में आपको रिएक्टेंट या प्रोडक्ट दे रखा है उसका मॉलिक्यूलर वेट कहाँ आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा। जैसे एक न्यूमेरिकल देखते हैं भाई, उससे बात हमें थोड़ी क्लियर हो जाएगी। तो उसने कहा कि एक रिएक्शन है, तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिख लेते हैं। जो रेट ऑफ रिएक्शन आएगा -1/2 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2 अपॉन चेंज इन टाइम। 2 से डिवाइड क्यों किया भाई, क्योंकि रिएक्टेंट में कोएफिशिएंट कितना है, 2 है, इज इक्वल टू, ये हो जाएगा यहाँ पर 1/2 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O अपॉन चेंज इन टाइम, और इज इक्वल टू चेंज इन, इसका कोई कोएफिशिएंट है नहीं ऑक्सीजन का, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। ये हमने पूरी रिएक्शन के लिए पहले क्या लिखा, रेट ऑफ रिएक्शन लिखा। अब आगे क्या कहा, क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसने कहा
द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इज़ 0.68 किलोग्राम पर आवर। तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, ये मास पर यूनिट टाइम में दे रखा है भाई, ये ध्यान देंगे, ये हमें दे रखा है मास पर यूनिट टाइम में। तो कैलकुलेट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 एंड H2O इन किलोग्राम पर आवर। तो इनको भी मुझे O2 और H2O को भी मास पर यूनिट टाइम में यानी किलोग्राम पर आवर में कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे ये है किसके इक्वल। तो एक तो मुझे कैलकुलेट करना है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2। तो ये तो डायरेक्ट आ जाएगा भाई यहाँ से, किसके इक्वल है ये, इसके इक्वल है। H2O2 के इक्वल क्यों रखूँगा इसको, क्योंकि H2O2 को उसने दे रखा है मुझे, तो जिसका दे रखा है उसके इक्वल रखूँगा और जिसका कैलकुलेट करना है उसको लूँगा, तो उन दोनों को इक्वेट करूँगा। तो क्या कहा मैंने, अकॉर्डिंग टू गिवन इक्वेशन, तो DO2 अपॉन dt यानी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 किसके इक्वल है भाई, ये इक्वल है मेरे पास 1/2 और ये माइनस साइन अंदर ले जाता हूँ मैं, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2 अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है भाई, अब ये क्या कहलाएगा, ये जो लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर, ये है हमारे पास रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2O2 या रेट ऑफ कंजम्पशन या रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। तो ये कहलाएगा, ध्यान रखेंगे भाई कोएफिशिएंट को यूज़ नहीं करता जब मैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस की या रेट ऑफ डिकम्पोजिशन की बात करता हूँ, तो कोएफिशिएंट को यूज़ नहीं करता। तो कोएफिशिएंट मैंने इसलिए बाहर ले लिया यहाँ पर। तो ये ब्रैकेट के अंदर जो है ये कहलाएगा रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, क्योंकि पर्टिकुलर रिएक्टेंट की बात कर रहा हूँ मैं। और इसकी वैल्यू कितनी दे रही है क्वेश्चन में मुझे 0.68 दे रखी है। यहाँ पे देखेंगे भाई इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, ये 0.68 दे रखी है। तो मैं इसकी जगह क्या यूज़ कर सकता हूँ 0.68, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 0.68 और यूनिट क्या आ जाएगी, ये किलोग्राम पर आवर आ जाएगी। लेकिन अब वही है, चेंज करने का फॉर्मूला क्या था वो देखना है हमें। तो चेंज करने का फॉर्मूला क्या होगा, जो लेफ़्ट साइड में है ये रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, उसका मॉलिक्यूलर वेट तो कहाँ आना है न्यूमरेटर में, और जो राइट साइड में है उसका मॉलिक्यूलर वेट कहाँ आना है डिनोमिनेटर में। तो इसको हम अभी और ऐड करेंगे यहाँ पर। तो इसको थोड़ा मैं इधर लिख लेता हूँ, जगह बची नहीं है यहाँ पर भाई। तो ये यहाँ पर लिख लेते हैं 1/2 इंटू 0.68 तो आ ही चुका था। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, देखो लेफ्ट हैंड साइड में कौन है भाई ऑक्सीजन, तो न्यूमरेटर में लिखा जाएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन अपॉन राइट हैंड साइड में कौन है H2O2, तो डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O2। अब ये आंसर हमारा किस में आ जाएगा, मास पर यूनिट टाइम यानी किलोग्राम पर आवर में आ जाएगा भाई। तो ये हो जाएगा हमारे पास, डिवाइड कर ही देंगे आप इसको, तो ये हो जाएगा 0.34 में डिवाइड करने के बाद, तो ये हो गया 0.34 और इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है भाई, ये 32 होता है ग्राम में, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O2 कितना होता है, ये होता है 34, लेकिन ये ग्राम में होता है। हमें पता है अगर केजी में कन्वर्ट करेंगे 10⁻³ से यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा, 10⁻³ से यहाँ पे मल्टीप्लाई, लेकिन ये कैंसिल हो जाएगा, तो सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं 32/24। तो ये सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा, ये आंसर हमारा किस में आ जाएगा भाई, ये तो नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ मैं। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आया, किसको सॉल्व किया मैंने, 0.34 यहाँ पर था और 32/34 यहाँ पर था, तो ये तो हो जाएगा कैंसिल। कितनी बार जाएगा भाई, 0.1 टाइम जो भी आएगा ही, इसे सॉल्व कर लेंगे भाई आप। यहाँ से अगर आप और करना चाहें तो ये 2 0 यहाँ बढ़ा सकते हैं, तो कितना आ जाएगा 0.32, तो 0.32। अब यूनिट क्या आ जाएगी, किलोग्राम पर आवर। तो इस तरह से क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे भाई। अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है किसमें, मोल पर लीटर पर सेकंड में, और कन्वर्ट काय में करनी है आपको किलोग्राम पर आवर में, या एक साइड में किलोग्राम पर आवर में दे रखी है, दूसरे साइड में कन्वर्ट करनी है, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से हमें क्या कैलकुलेट करता है, रेट ऑफ फॉर्मेशन एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O को और देख लेते हैं। तो इस बार हम किसको इक्वेट करेंगे, H2 वाली टर्म को और H2O2, क्योंकि H2O2 का दे रखा है, H2O का पता करना, इस बार इन दोनों को इक्वेट करूँगा। तो फॉर H2O, तो देखेंगे ध्यान से भाई, इक्वेट करेंगे हम H2O2 का, तो हमें गिवन है इसलिए H2O2 को यूज़ कर रहे हैं, और H2O का मुझे पता करना है। तो H2O का क्या है भाई रिएक्शन में, 1/2
चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O अपॉन चेंज इन टाइम। ये 1/2 से 1/2 यहाँ पे कैंसिल हो ही जाना है भाई, तो ये यहाँ से चला जाएगा। तो सिंपल कितना है मेरे पास, माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O अपॉन चेंज इन टाइम, और ये हो जाएगा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O अपॉन, और ये क्या कहलाएगा मेरा, ये है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O, क्योंकि यहाँ से कोफिशिएंट तो गायब ही हो गया, तो ये कहलाएगा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O। तो ये इससे इक्वल आ गया। लेकिन अब मुझे जो लेफ्ट हैंड साइड वाला वो किस में दे रखा है, किलोग्राम पर आवर में, तो राइट हैंड साइड में मुझे किलोग्राम पर आवर में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या यूज़ करूँगा, तो ये जो मुझे दे रखा है किस में भाई, इन किलोग्राम पर आवर में। तो राइट हैंड साइड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूँगा मैं, ध्यान से देखेंगे भाई, ये तो ऐसे ही लिखूँगा पहले मैं, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O अपॉन चेंज इन टाइम। अब ये देखेंगे भाई लेफ्ट साइड में कौन है, लेफ्ट साइड में मेरे पास H2O2, तो न्यूमरेटर में किसका मॉलिक्यूलर वेट आएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O2 आ जाएगा। और राइट हैंड साइड में कौन है, राइट हैंड साइड में मेरे पास है H2O, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O। अब जो आंसर आएगा वैल्यू रखने के बाद वो किलोग्राम पर आवर में आ जाएगी भाई H2O का भी रेट। तो वैल्यूज हम सब्सटीट्यूट कर दें भाई, तो वैल्यू सब्सटीट्यूट करें अगर, तो हमें पता लग जाएगा ये। अच्छा, ये तो हमें कैलकुलेट करना है, ये हमने उल्टा लिख दिया, तो जो कैलकुलेट करना है उसको रखेंगे लेफ्ट साइड में भाई। तो इसको दोबारा लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, तो इसको लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर, जो कैलकुलेट करना है उसको हम लिखेंगे लेफ़्ट साइड में। जैसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना था भाई, यहाँ पे ये DO2 कैलकुलेट करना था, तो ये हमने लेफ़्ट साइड में लिखा था, तो उसी तरह ही ध्यान रखेंगे भाई, अदरवाइज़ गलती हो सकती है। तो हमें पता करना है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O, और किसके इक्वल है ये इक्वल है भाई रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। अब ये मुझे लाना कहाँ है, मैं किलोग्राम पर आवर में लाना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कौन है भाई, इस बार लेफ्ट हैंड साइड में मेरा वाटर, तो न्यूमरेटर में आएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर, और राइट हैंड साइड में कौन है भाई H2O2, तो डिनोमिनेटर में आएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O2। अब ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करूँगा मैं, तो ये आई मेरे पास वैल्यूज़ रखने के बाद। देखो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 आपको कितना दे रखा था क्वेश्चन में, 0.68 दे रखा है भाई, ये दे रखा है कितना मुझे 0.68, तो इसकी वैल्यू रख दूँगा यहाँ पर मैं 0.68 इंटू, यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट किसका रखना है H2O, और यहाँ पे रखना है H2O2 का। तो H2O का रखेंगे ऊपर कितना आ जाएगा 18 किलोग्राम में रखेंगे, तो 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 18 ग्राम में होता है भाई। इस तरह H2O2 का कितना होता है 34, वो ग्राम में होता है, केजी में कन्वर्ट करेंगे 10 की पावर 3। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो अगर कन्वर्ट करना भूल भी गए तो गलती नहीं होगी। लेकिन ध्यान रखना आपको, क्योंकि हमें इसकी यूनिट दे रखी है किलोग्राम पर आवर, तो यहाँ भी हमें किलोग्राम में रखना है मॉलिक्यूलर वेट, अदरवाइज़ गलती होने के चांसेस रहेंगे भाई। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने के बाद हमारा ये जो भी आंसर आएगा वो आंसर आप यहाँ पे लिख देंगे। अब आंसर कहाँ में आ जाएगा, किलोग्राम पर आवर में आंसर हमारा आ जाएगा। तो ये आंसर कुछ 0.36 के आसपास आएगा भाई। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे भाई, आज के लेक्चर में हमने सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात की है, और रेट ऑफ रिएक्शन हम मोल पर लीटर पर सेकेंड में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रेशर की यूनिट में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और प्रेशर को मोल पर लीटर पर सेकेंड में या मोल पर लीटर पर सेकेंड को प्रेशर पर यूनिट टाइम में कन्वर्ट भी किया जा सकता है। इसी तरह से जो हमारा मास पर यूनिट टाइम है उसमें भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे भाई कि रेट ऑफ रिएक्शन किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो आज की क्लास यहीं पे हम क्या करते हैं भाई, एंड करते हैं अपनी।